इसके अंदर क्वेश्चन आता है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉपर एंड एप्पल के अनुसार मोटिवेशन थ्योरी ऑफ रिसर्च मैक्स वर्तिमर प्रोडक्शन थिंकिंग फिनोमिना कोपका प्रिंसिपल ऑफ गेस्टल साइकोलॉजी कॉलर गेस्टल साइकोलॉजी कुर्ट लेविन फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग लेसले द बिहेवियरिज्म इंटरप्रेशन ऑफ continuance ब्रूनर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मनोविज्ञान का इतिहास हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी प्रारंभ में प्लेटो नामक ग्रीक दार्शनिक ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में यह स्वीकार किया कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसकी रुचियाँ विचार और इच्छाओं व मानसिक योग्यताओं में अंतर आता है। इसी को आधार मानकर उसके शिष्य अरस्तु ने मानव का अध्ययन दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में प्रारंभ किया। उस समय मानव का अध्ययन उनके मन चिंतन और विचारों के रूप में सम्मिलित रूप में आत्मा के अध्ययन के नाम से शुरू हुआ। वर्तमान में आते आते कई परिवर्तन पैदा हुए। सर्वप्रथम मन के अध्ययन के रूप में प्लेटो ने विचार दिया का मनुष्य प्रकृति एवं ईश्वर एक है। अरस्तु ने मनुष्य की आत्मा का अध्ययन प्रारंभ किया। 18वीं शताब्दी में रूसो ने एमाइल नामक पुस्तक में लिखा कि जब जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता है उसमें बुराइयां पैदा होती है। यदि बालक को प्रकृति के अनुकूल बनाना हो तो उसे मानव के विकास के अनुरूप शिक्षा दी जाए। 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जो पूर्णतः प्रकृतिवादी था। उन्होंने ही कहा था कि जिस प्रकार बीज में विकसित होने की शक्ति छिपी होती है उस प्रकार बालक में विकास करने की क्षमता होती है। यथार्थवादी दार्शनिक कोमेशनियस ने कहा है कि बालक का विकास निश्चित एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया जो अंदर से होता है। मनोविज्ञान के आधार पर फ्रोबेल ने विकासात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। विकासात्मक सिद्धांत फ्रोबेल ने रूसो के अनुसार सभ्यता से दूर पिता बालक की प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। इटली की महिला शिक्षा शास्त्री इटली की महिला कौन थी? मोंटेसरी। विद्यालय को बालक का घर का विकासवाद के प्रणेता डार्विन थे। उन्होंने मानव विकास या जीव शास्त्रीय सिद्धांत 1877 में बायोग्राफिकल स्केचिंग इन्फेंट नामक पुस्तक में दिया। 19वीं सदी में मोंटेसरी ने भी बाल विकास का अध्ययन किया और द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, द डिक्शनरी ऑफ चाइल्ड, व्हाट यू कैन नो अबाउट योर चाइल्ड आदि पुस्तकें लिखी। मनोवैज्ञानिक हॉल ने बाल विकास प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए बाल कल्याण संगठन बनाए। वैज्ञानिक ग्रेगोर मेंडल ने वंशानुक्रम के आधार पर बाल विकास की व्याख्या की। सिगमंड फ्राइड, एडलर एवं युग नामक मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की व्याख्या की। 1926 में बालक की भाषा एवं विचार, 1929 ईस्वी में बालक की संसार के बारे में अवधारणा नामक पुस्तकें जीन पियाजे द्वारा लिखी गई। इसमें उन्होंने स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, वंशानुक्रम, व्यक्ति के वातावरण के प्रभावों द्वारा होने वाले बाल विकास को संज्ञानात्मक विकास के रूप में परिभाषित किया। भारत देश में प्राचीन काल में बाल विकास पर व्यवस्थित सामग्री का अभाव था, लेकिन वैदिक साहित्य, पुराण, स्मृतियाँ, महाकाव्य आदि में मिलने वाले उल्लेख जैसे रामायण में बालकांड, प्रेम सागर में कृष्ण की बाल लीला, अन्य काव्य प्रसंग इस बात का उल्लेख करते हैं कि उस काल में भी बाल मन व्यवहार का अध्ययन होता था, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन का सूत्रपात पाश्चात्य देशों के प्रभाव के कारण हुआ। मनोविज्ञान का अर्थ समझने के लिए उसकी उत्पत्ति को जानना आवश्यक है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में अरस्तु के प्रयत्नों से दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई। यह प्रारंभ में आत्मा के अध्ययन के रूप में प्रचलित विषय वस्तु थी। ग्रीक विद्वान दार्शनिक लोगों ने इसे विश्व स्तर पर
इसी रूप में प्रचारित किया। लगभग 2000 वर्षों के बाद 16वीं सदी से इसके अर्थ में परिवर्तन होने लगा। इसकी घटना निम्न थी। 1590 में ग्रीक दार्शनिक या ग्रीक विद्वान रुडोल्फ गोयग्लो ने मनोविज्ञान पर साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। इसमें पहली बार मनोविज्ञान को साइकोलॉजी शब्द दिया, जहाँ साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा होता है और साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। डेकार्ते ने पहली बार मनोविज्ञान को भौतिक शास्त्र से संबंधित करने का प्रयास किया, जिससे कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो गए, क्योंकि भौतिक शास्त्र में उन वस्तुओं का अध्ययन होता है जो अस्तित्ववान है, जबकि आत्मा एक ध्रुव वस्तु है, अतः इसके अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है। प्लेटो के अनुसार समस्त ज्ञान की जननी जिज्ञासा है। रूसो ने कहा प्रकृति की ओर चलो। 17वीं सदी में कई दार्शनिकों ने आत्मा अध्ययन का अर्थ खंडन किया। इन विद्वानों में हॉब्स, लॉक, स्पिनोजा एवं जॉन लॉक आदि सम्मिलित है। इन्होंने कहा कि आत्मा के रूप में शरीर में किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। तब इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी ने इसे मन का विज्ञान अर्थ दिया और जॉन लॉक ने समर्थन किया। 19वीं सदी में मन का अस्तित्व क्या है, मन कहाँ है, मन मस्तिष्क में क्या अंतर है आदि प्रश्न खड़े हुए और 1817 ईस्वी में अर्थ भी अमान्य हो गया। 19वीं सदी में ही विलियम जेम्स वुड सिली टिजनर वाइफ ने चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया और 20वीं सदी में ये अर्थ भी समाप्त हो गया, क्योंकि दार्शनिकों ने चेतना के संदर्भ में कई ऐसे प्रश्न आए जिनके जवाब में अर्थ संभव नहीं थे। साथ ही मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में लिखा है कि चेतना एक बुरा शब्द है और इस रूप में मनोविज्ञान को परिभाषित करना मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है। इसी प्रकार से फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें चेतना के क्रमशः अचेतन, अर्धचेतन और चेतन 3 रूप बताए तथा कहा कि मनुष्य की मस्तिष्क में 9/10 भाग अर्धचेतन और अचेतन का होता है, जबकि 1/10 भाग चेतन होता है। इन्हीं कारणों से यह अर्थ भी समाप्त हो गए। 20वीं सदी के समय ही सर्वप्रथम जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को पॉजिटिव साइंस के रूप में परिभाषित किया। तभी से इसका व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में किया जाने लगा। वर्तमान में इसका प्रचलित और व्यवहार का अध्ययन है। इसके समर्थक वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, मन है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, मन के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव के आधार पर किए आंतरिक अनुभव में बाहरी व्यवहार का विधेय विज्ञान है। मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। बोरिंग मानव प्रकृति का विज्ञान है। गार्डनर मर्फी मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित प्राणियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन है। जेम्स ड्राइवर मनोविज्ञान वो शुद्ध विज्ञान है जो मानव व पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो मनोभावों तथा विचारों के उस अंतर जगत की अभिव्यक्ति करता है जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। पेस्टोलॉजी घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय। बालक के लिए प्रथम विद्यालय परिवार है। परिवार या घर कुछ भी कह सकते हैं। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभव का आधारभूत विज्ञान कहते हैं। पिलबरी के अनुसार अधिक संतोषजनक रूप में मनोविज्ञान मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन को वह संबंध बनाता है। जानते हुए मनोविज्ञान अपने इतिहास काल में जो अर्थ ग्रहण किए उन्हें लेकर वुडवर्थ ने लिखा है, पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को, फिर चेतना को और व्यवहार के ढंग को अपनाता है। मनोविज्ञान की शाखाएं समाज मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान भूत प्रेत संबंधी आत्माओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान,
ये सभी मनोविज्ञान की शाखा है। सामान्य मनोविज्ञान साधारण परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान है। असामान्य मनोविज्ञान असामान्य व्यक्ति के मनोविकार परिस्थितियों का विश्लेषण अध्ययन और चिकित्सा। बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से विकास तक की व्यावहारिक मनोदशा का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। किशोर मनोविज्ञान किशोरावस्था की परिस्थितियों व विशेषताओं का अध्ययन। रूसी शरीर क्रिया शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव ने 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। प्रौढ़ मनोविज्ञान प्रौढ़ के व्यक्तित्व विकास एवं वृद्धि अभिरुचि व मनोदशा का अध्ययन। समाज मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव मनोविज्ञान मानव मन के व्यवहारों का मुख्य विश्लेषण व अध्ययन। व्यक्तिक मनोविज्ञान व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना। पशु मनोविज्ञान पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करना। औद्योगिक मनोविज्ञान उद्योग धंधे से जुड़े नौकर मजदूर मालिकों के मध्य होने वाले व्यवहार का अध्ययन। प्रायोगिक मनोविज्ञान परिवर्तित व नियंत्रित परिस्थितियों में मानव व्यवहार व मनोदशाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन। प्रामनोविज्ञान पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण दुर्घटना का पूर्व आभास यानी किसी भी घटना का पहले ही पता चलना परम मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन होता है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जिस मनोविज्ञान को उपयोग में लाया जाता है वह मनोविज्ञान की शाखा है जिसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक को जाता है। प्रथम शिक्षा शास्त्री थे थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान शब्द में शिक्षा वह मूल शब्द है जिसका प्राचीन काल में प्रकाशित करना या तो ईश्वर की प्राप्ति का साधन संकीर्ण अर्थों में किसी विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन, जबकि मनोविज्ञान दृष्टिकोण से एक व्यापक अर्थ है। शिक्षा वह विशेषता है जो जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया इसे मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग होता है। एजुकेटम से बनाए ई और डू को अंदर से बाहर निकालना और विकसित करना। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा प्लेटो शिक्षा शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया। अरस्तु स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य। गांधी जी शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर आत्मा मस्तिष्क के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास है। विवेकानंद शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्वता को अभिव्यक्त करती है। प्रोबेल शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों के रूप में देती है। हर्बर्ट स्पेंसर शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत में समन्वय करना। स्पेंसर कहता है अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत में समन्वय करना। जन्म लेते ही शिशु उत्तेजना के कारण रोता है। रोना उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ करने में सहायक है। जन्म लेते यदि बच्चा रोता है तो उससे उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। कोलसनी के अनुसार शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों तथा योग्यताओं का विकास करती है। लोक के अनुसार जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए विकास के लिए शिक्षा है। हॉलैंड एवं डगलस शिक्षा व्यक्ति के जीवन में होने वाले सभी परिवर्तनों का अभिव्यक्त करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मनुष्य के लिए की जाने वाली शैक्षणिक व्यवस्थाओं से। इसे विद्वानों ने निम्नवत परिभाषाएं दी है। क्रो एंड ग्रो के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। स्टीफन क्रमबद्ध लिखा हुआ होता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। कोलसेलिक शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रयोगों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। स्काउट के अनुसार शिक्षा सिद्धांत में मनोविज्ञान द्वारा दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। स्यांगो ने
एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अधिगम के मानवीय तत्व से। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मनोविज्ञान प्रयोगशालाओं के अंतर्गत हुए अध्ययनों से विकसित संपत्तियों का शिक्षा के अनुप्रयोग किया जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि सियांगो, क्रोएंडको, स्किनर जैसे विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक मनोविज्ञान माना। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के संबंध में सिल्वरमैन ने लिखा है कि शिक्षा चिकित्सा व्यवसाय की तरह कला है। इसमें कौशल और सृजनशीलता की सिद्धांत नहीं थे, लेकिन दवाइयों की भांति ये विज्ञान भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें तकनीकों एवं कौशलों का अध्यापन होने के कारण संचलन एवं सुधार होता है। महान शिक्षक एवं श्रेष्ठ डॉक्टर की तरह अपने व्यवसाय में सृजनशीलता एवं प्रेरणा के तत्व समाहित करते हैं। अतः पाठ्य वस्तुओं, विद्यार्थियों तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की ज्ञान की आवश्यकता शिक्षक को होती है और ये सब उसे शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्रभावशाली तरीके से प्राप्त होते हैं। प्रोवेल के अनुसार माँ बालक की आदर्श अध्यापिका होती है और उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावशाली एवं स्वाभाविक होती है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले विकास मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ, वंशानुक्रम, विशिष्ट बालक मानसिक स्वास्थ्य, विकास, मापन, मूल्यांकन, व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, निर्देशन एवं परामर्श, प्रयोगात्मक विषय, विकासानुक्रम और विकास मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स या विलियम वुंट को कहा जाता है। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लीपजिग शहर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे। रूसो की ईमेल पुस्तक में लिखा है कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आद्यपांत पढ़ना चाहिए। इस आधार पर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय रूसो को जाता है। रूसो की ईमेल के अनुसार बालिका को 4 दीवार में तथा बालक को खुले वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। यह बात गड़बड़ करती है। बालिका को 4 दीवार में क्यों और बालक को खुले वातावरण में क्यों? बालिका को खुले वातावरण में नहीं दे सकता रूसो। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभिक स्वरूप का निर्माण थॉर्नडाइक, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर एवं प्रोवेल के प्रयासों से हुआ है। सीखना, संबंध स्थापित करना और संबंध स्थापना का कार्य मस्तिष्क करता है। थॉर्नडाइक। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान को विकसित करने का श्रेय थॉर्नडाइक, टर्मन, वॉटसन, जड क्लार्क, हल एवं स्टैनले हॉल को जाता है। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जेबी वाटसन है और विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे। विश्व में सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में आसपास नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन अमेरिका ने शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ किया। भारत में 1920 में प्रारंभ हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना, विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन, वंशानुक्रम की ज्ञान प्राप्ति, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का अध्ययन, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन, शिक्षण एवं अधिगम सामग्री का निर्माण, रुचियों का अध्ययन, वातावरण का अध्ययन, योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन, अवस्थाओं के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर करना, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। बालक की अवधारणा। भारतीय चिंतकों ने बाल्यावस्था एवं शैशवावस्था में कोई अंतर नहीं किया। वे जन्म से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आता है उसे बालक कहते हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों, पुराणों आदि में गर्भकाल को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, क्योंकि
गर्भस्थ वातावरण का भी बाल विकास एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। महाभारत काल में गर्भावस्था में अभिमन्यु ने युद्ध कला सीखने का उदाहरण इसका संकेत है। आज के युग में भी ऐसा माना जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से माँ पर होने वाले किसी भी व्यवहार का प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर जरूर पड़ता है। इसलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिक धारणाओं में भ्रूणावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। भ्रूणावस्था से किशोरावस्था तक आने वाली अवस्थाएं परिपक्वता की ओर होने वाले विकास को बतलाती है। शैशवावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियां हैं। भारत में बुद्धि निष्पादन परीक्षण भाटिया ने किया। बालक की जीवन यात्रा का विकास क्रम माँ के गर्भ में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। बालक माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करता है। धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता है। बालक छोटे से अंडे से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था तक को प्राप्त कर लेता है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ बाल मनोविज्ञान वह वैधानिक विज्ञान है जो क्या है, कैसे का उत्तर दे और बालक के व्यवहार और उसकी प्रकृति का विधिवत अध्ययन करे। बाल मनोविज्ञान में यह देखा जाता है कि कोई विशेष व्यवहार क्या है, वह क्या है, उस व्यवहार का स्वरूप क्या है। रॉस ने लिखा है, बाल मनोविज्ञान एक नियामक विज्ञान न होकर विधायक विज्ञान है जो तथ्यों के संबंध में अध्ययन करता है जैसे कि वो होते हैं, न कि जैसे उन्हें होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं आर्लॉक के अनुसार मनोविज्ञान वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले बालक के विकास व विभिन्न कालों में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देते हुए अध्ययन करती है। बाल मनोविज्ञान कहलाती है। आइजैक बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। भ्रूणावस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था तक की बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन से। क्रो एंड क्रो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेबर बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बरक बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। थॉमसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा का संकेत करता है ताकि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके और हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सके। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान गर्भकाल से परिपक्व अवस्था तक पहुंचने की सभी अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इन पर पड़ने वाले प्रभाव व परिवर्तनों की विशेषताओं के आधार पर बालक के वास्तविक व्यवहार को समझाता है। रेमंड के अनुसार सहानुभूति के कारण घर में महान गुण उत्पन्न होते हैं। जिन पियाजे ने जीवन शास्त्र को अपने अध्ययन का आधार बताए। रेमंड ने सहानुभूति के कारण घर में महान गुण उत्पन्न होते हैं। जिन पियाजे ने जीवन शास्त्र को अपने अध्ययन का आधार बनाया। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। परंतु बाल अध्ययन का क्षेत्र जन्म से किशोरावस्था तक होने लगा तब से मनोविज्ञान की ये शाखा बाल विकास कहलाने लगी। बाल विकास का इतिहास। विश्व में लगभग 1979 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है। बालक की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में
परिपक्वता बाल विकास कहलाता है। 17वीं सदी तक बालक के विज्ञान के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन प्राचीन काल से दार्शनिक बालक के विज्ञान के अध्ययन का निरंतर प्रयास थे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस तथ्य को स्वीकार किया कि बाल्यावस्था की प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं एवं समायोजन पर पड़ता है। 1628 में जोहन कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। कॉमेनियस ने इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। 29 वर्षों के अथक प्रयास से 1657 में बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना की, जिसमें बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाना मुख्य विषय वस्तु को जोड़ा गया। इनसे विद्वानों के ध्यान का आकर्षण बालक बना। बालक के विकास का प्रथम बार मनोवैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया। इनका यह विवरण अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने 1784 में अपने बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण दिया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। स्टैनले हॉल इसके जन्मदाता थे। 1893 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। बाल अध्ययन समिति, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनिज्म यानी बाल वेलफेयर संगठन जैसी संस्थाओं का गठन कर बालक विकास संबंधी अध्ययनों में प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई। बाल विकास की परिभाषा जेम्स डेवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, जो निश्चित रूप से लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक परिवर्तन। अनुकूलित अनुक्रिया से अभिप्राय है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न होना। अनुकूलित अनुक्रिया से अभिप्राय है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है? बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि विकास में कुछ पक्षों की अपेक्षा बाल विकास के ढंग के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। श्रीमती हार्लॉग ने इस कथन के मुख्य अंतर निम्नलिखित है। बाल मनोविज्ञान में बालक का व्यवहार जिस वातावरणीय परिवेश में होता है उन पर कम ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में वातावरण के प्रभावों को विशेष रूप से देखा जाता है। बाल मनोविज्ञान विकास, व्यवहार या विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देता है, जबकि बाल विकास उसकी प्रक्रिया पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान में शैशवावस्था व बाल्यावस्था पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, जबकि बाल विकास में दोनों की सीमाओं को लांघकर गर्भावस्था व किशोरावस्था का भी अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अवस्थाओं का व्यवहारिक अध्ययन है, जबकि बाल विकास के अंतर्गत अवस्था परिवर्तन के साथ व्यवहार, रुचियां एवं अन्य परिवर्तन भी देखे जाते हैं। ध्यान हुए रहे। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई। कैसेल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक
पुस्तक का प्रकाशन 1930 में करवाया। जीन पियाजे ने बाल मनोविज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ प्रमुख: लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, बाल चिंतन की भाषा, चाइल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बच्चों का विचार, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के नैतिक निर्णय। इंग्लैंड में सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनले हॉल ने पेडागोजिकल स्कीमा का प्रकाशन किया। पेडागोजिकल सेमिनार का प्रकाशन किया स्टैनले हॉल ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पाचन क्रिया का अध्ययन करना था। थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहलाता है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान, व्यवहारगत विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य केंद्र होता है अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र होता है अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में। कौन सा असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों का एक विज्ञान है, यह असत्य है। मनोविज्ञान की परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा, मन, मस्तिष्क, बाद में चेतना का त्याग कर व्यवहार को अपनाया तो वुडवर्थ ने। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, एक माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बियर्स द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व ज़्यादा थॉर्नडाइक की है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों और वर्णन की व्याख्या करता है। जन्म से वृद्धावस्था यानी करोड़ ग्रोह। शिक्षा मनोविज्ञान की ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण में प्रयोग करना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से और विद्यार्थी से। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अब है बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे का। वृद्धि या विकास की संकल्पना। बाल विकास ही प्रारंभिक मानव विकास है। मानव विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन विकसित में मनोविज्ञान में होता है। इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसमें से परिपक्वता के काल तक के अध्ययन को बाल विकास की श्रेणी में रखा जाता है। विकास में अभिवृद्धि व विकास दो अलग अलग पहलू हैं, जबकि अधिकतर लोग इन्हें एक ही मान बैठते हैं। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होती है, जबकि मनुष्य में संपूर्ण विशेषता शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास दर्शाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसकी बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यता प्रकट होती है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है। जैसे हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है, ये बढ़कर या विकसित होकर मजबूत व पुष्ट हो जाती है। हरलॉक विकास में गर्भ में आने से लगातार मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आकार में परिवर्तन, अंगों की ऊंचाई, वजन, आकार में परिवर्तन।
अनुपात में परिवर्तन। बालक में आयु के साथ साथ अनुपात अर्थात बालक पहले कल्पनाशील होता है, धीरे धीरे वास्तविकता की ओर बढ़ता है। पुराने चिन्हों का लुप्तता, जैसे दूध के दांतों का लुप्त होना, नए चिन्हों का विकास, स्थायी दांत, दाढ़ी मूंछ का उगना। मुंद्रो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जानी जाती है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। सृजनात्मकता कैसे उत्पन्न होती है? अपसारी चिंतन के फलस्वरूप। मॉन्टेसरी व किंडरगार्टन खेल पद्धति पर आधारित है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है और विकास तंत्र को नियंत्रित कर रखती है। वह दशा प्रगति का मापदंड होता है। इसका प्रारंभ शून्य होता है। प्राय वर्धित तथा विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निस्संदेह दोनों ये शब्द आगे बढ़ने की ओर संकेत करते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों में कुछ अंतर है। सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त पक्षों में आए परिवर्तनों के संगठन से होता है। उदाहरण, बालक की हड्डियों का आकार, बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती है, ये बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, ये विकास को दर्शाता है। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित होता है। अभिवृद्धि या विकास में अंतर। अभिवृद्धि निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, जबकि विकास मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा, विकास व्यापक अवधारणा। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, विकास निश्चित क्रम होता है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, विकास वृत्ताकार होता है। अभिवृद्धि मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन वृद्धि सूचक होते हैं, जबकि विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक राशि सूचक होते हैं। विकास के विभिन्न आयाम में सिद्धांत। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ज्ञानक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, यानी LSRW के अनुसार होता है। विकास की दशा का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर दिशा में होता है। बालक की प्रवर्तक गर्भधारण के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार विकास को मस्तिष्कोद्यमी विकास एवं केंद्र से परिधि विकास कहते हैं। जॉन डेवी के अनुसार विकास ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ जीवन के गुण और विशिष्ट क्रिया व व्यवसायों की शिक्षा बालक के अंतर्निहित विकास के लिए दी जाती है। ध्यान दिए रहे, प्रथम माह में सिर को उठाता है, 3 माह में गतिशील वस्तुओं पर नेत्र नियंत्रण, 5 माह में सहारा देने पर बैठता है, 6वें और 7वें माह में, यानी 6वां माह मान लेते हैं, 6वें 7वें में बिना सहारे बैठता है, 7वें 8वें सहारे से बैठता है, 9वें 10वें में बिना सहारे बैठता है, 1 वर्ष में बिना सहारे चलना व घसीटना, 2 वर्ष में दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, 3-4 वर्ष में कूदना और ट्राइसाइकिल चलाना। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है मस्तिष्क स्तर पर भी अच्छा होता है, वह मस्तिष्क कार्य करने में भी आगे रहता है। चक्राकार विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति
तथा स्थिर दर से नहीं होता बल्कि चक्राकार होता है यानी वर्तुलाकार। यानी विकास प्रक्रिया के दौरान ऐसे अवसर आते हैं जब किसी एक क्षेत्र में विकास की पहले से प्राप्त स्थिति का समायोजन करने के लिए कुछ क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को कुछ समय रुक जाती है, संतुलन के बाद पुनः प्रारंभ हो जाती है। निरंतर विकास सिद्धांत। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है। जैसे माँ के गर्भ से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को और बाद में हाथ व अंगुलियों को दोनों एक साथ ले जाता है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। परिवार में छोटा बच्चा अपने बड़ों को देखकर, सुनकर उसका अनुकरण, नकल करते हुए सीखता है। अमेरिकी विद्वान वॉटसन ने निरीक्षण विधि का उपयोग बालकों को प्राथमिक समयों के अध्ययन में किया। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। एक ही आयु के दो बालकों तथा दो बालिकाओं या एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। जैसे जुड़वा भाई बहन, भाई भाई और बहन बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता रखते हैं। उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालक का मॉडल प्रतिमान समान होता है, चाहे उनका जन्म विश्व के किसी भी भाग में हो अथवा चाहे वो गरीब हो या अमीर। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में समय को प्रकट करता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के विकास पर दो प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ता है। परिवेश, वातावरण व पोषण, प्रकृति, वंशक्रम। बालक के विकास के लिए लालन पालन, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वंशक्रम महत्वपूर्ण तत्व है। किसी व्यवहार या उसके विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। बालक में विकास के समय पड़ने वाले प्रभाव को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। परिवेश, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका परिवेश, वातावरण, पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण प्रभावशाली रहता है। या आंतरिक व बाहरी प्रकार के होते हैं। पोषण। पोषण शब्द एक ऐसे भोजन से है जो संतुलित मात्रा में व्यक्ति के शरीर में विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज लवणों की आपूर्ति करता है। इसलिए जिस प्रकार बाल विकास में बाहरी पर्यावरण की भूमिका है, उसी प्रकार पोषण भी अपना विशेष महत्व रखता है। बालक को जब अच्छा पोषण मिलता है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, साथ ही उसके विकास की गति तेज होती है। यदि पोषण का अभाव रहता है तो उसके विकास की गति धीमी हो जाती है। शारीरिक विकास के लिए पोषण को महत्व निम्न अर्थों में समझा जा सकता है। पोषण शारीरिक विकास में सहायक है, अनुन्नत विकास में सहायक है, विकास की गति को तेज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों के संक्रमण से बचाता है। ज्ञान की उत्पत्ति प्रत्यास्मरण व सामान्यीकरण की प्रक्रिया से होती है। ज्ञान की उत्पत्ति प्रत्यास्मरण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया से होती है। बुनियादी एवं शिल्प कला केंद्रित पाठ्यचर्या की कल्पना महात्मा गांधी ने की। कुपोषण। सन 1955 में वाटरलू में अमेरिका व भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण का अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला था कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि बालक उचित रूप से विकास नहीं कर पा रहा है तो समझना चाहिए कि वह कुपोषण का शिकार है। कुपोषण के निम्न कारण हो सकते हैं: अपर्याप्त भोजन, खराब भोजन, आहार में पोषक तत्वों की कमी, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, भोजन संबंधी गलत आदतें, आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी, अस्वास्थ्यकर वातावरण और अत्यधिक कार्य।
परिवार की परिस्थितियाँ। उक्त परिस्थितियाँ बालकों में कुपोषण पैदा करती है, जिससे उसका विकास रुकता है। वर्तमान में विश्व स्तर पर कुपोषण को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयास जारी है। जन्मक्रम बालक के विकास पर परिवार के जन्मक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे बालक का तीव्र विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बाद के बालक अपने पूर्व में जन्म में बालकों के अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। आयु बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति और स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। छोटे बच्चे का शरीर लचीला होता है, धीरे धीरे वह कठोर हो जाता है। साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। बुद्धि कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्रों के शारीरिक या मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने व चलने लगते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियाँ इसका स्राव ठीक प्रकार से न करे तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उदाहरणार्थ, थायराइड ग्रंथि से स्रावित रस थायरोक्सिन बालक के कद को प्रभावित करता है। इसके स्रावित न होने पर बालक बौना रह जाता है। खेल एवं व्यायाम नियमित खेल एवं व्यायाम बालक के शारीरिक विकास में सहायता देते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक विकास में खेल एवं व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिंग बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र हो जाती है। इसी कारण बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। पहले आवे तो कहीं झिपट गया बस। चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना समस्याग्रस्त बालकों की विशेषता है। शारीरिक जैविक दैहिक प्राथमिक प्रेरक कहलाते हैं। भयंकर रोग एवं चोट भयंकर रोग एवं चोट बालक के विकास में बाधा डालते हैं। जैसे लंबी बीमारियों एवं गंभीर चोट के कारण बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। प्रजाति प्रभाव के कारण भी बालकों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य बच्चों का विकास तेजी से होता है। शुद्ध वायु व प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। परिणाम स्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। जहाँ शुद्ध वायु व प्रकाश अच्छे तरीके से मिलता है तो वहाँ बालक का विकास अच्छी तरह से होता है। बालक के विकास में परिवार का योगदान परिवार के वातावरण तथा सदस्यों की छाप बालक पर अवश्य पड़ती है। इसी कारण बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है। बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। इसी कारण परिवार के सदस्यों का वांछित एवं अवांछनीय व्यवहार का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। यंग एवं मैक के अनुसार परिवार सबसे पुराना एवं मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो जाता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य बच्चों का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश में उसका सामाजिकरण करना। मोंटेसरी कहाँ की थी? इटली की थी। फॉबेरेल जर्मनी के। मोंटेस ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना, इसलिए उन्होंने परिवार को बचपन का घर हाउस ऑफ चाइल्डहुड कहा है। बालक के विकास पर घर का प्रभाव निम्नवत पड़ता है। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। बालक में रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास घर पर होता है। परिवार बालक की उत्तम आत्म एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। बालक में सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण परिवार से ही विकसित होते हैं। बालक को सर्वप्रथम प्रेम की शिक्षा घर पर ही मिलती है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है।
वह घर में वे सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। परिवार पर ही बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करना सीखता है। परिवार बालक में संयोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने में घर का योगदान प्रमुख है। संविधान संशोधन 86/2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। बालक के विकास में विद्यालय का योगदान। परिवार व आस पड़ोस से निकलकर सर्वप्रथम बच्चा विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है जहाँ अध्यापक माता पिता का स्थान लेते हैं। स्कूल विद्यालय शब्द स्कोला से बना है जिसका अर्थ है अवकाश। यूनान में विद्यालय में पहले खेल कूद आदि पर बल दिया जाता था। कालांतर में ये विद्यालय शिक्षा के केंद्र बन गए। अच्छे वातावरण से युक्त विद्यालय बालकों के विकास में उपयोगी होते हैं, परंतु अनुचित वातावरण वाले विद्यालय बालकों को उनके परिवार व समाज के लिए कोड बना देते हैं। कहा जाता भी है एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए विद्यालय का वातावरण स्वस्थ होना आवश्यक है। बालक के विकास में विद्यालय निम्न योगदान रहता है। आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसी कारण विद्यालय समाज का लघु रूप है। आधुनिक विद्यालय ने बालकों के दृष्टिकोण समाज व विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण तैयार करते हैं। अच्छे वातावरण में बालकों में अच्छे भावों का सृजन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। विद्यालय बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करता है। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। विद्यालय बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। विद्यालय में समाज के आदर्शों व विचारधाराओं का प्रसार होता है। विद्यालय शिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। वंशानुक्रम में वातावरण। मानव का विकास दो कारकों से होता है। जैविक विकास का दायित्व माता पिता वंशानुक्रम पर होता है। सामाजिक कारक। सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। पूर्व मानव जीवन विज्ञान की दृष्टि से कोषों का योग होता है। पूर्व मानव जीवन विज्ञान की दृष्टि से कोषों का योग होता है। वंशानुक्रम का अर्थ समानता भी है और असमानता भी। वे सभी तत्व जो बालक के जन्म के समय से ही नहीं बल्कि उसके गर्भ में आने के समय से ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वे सभी तत्व जो बालक को उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं वंशानुक्रम कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उसे अपने पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि के नामों से पुकारते हैं। प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय विरासत एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाने वाले विशिष्ट गुण अथवा लक्षण जैविक विरासत कहलाते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जन्म का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती है। BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है।